नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने की कहानी को बयां किया था, मगर आज हम आपको उसके आगे की कहानी को भी बताएंगे। तो हमने अपने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम आखिर भारत क्यों आया, उसके भारत आने का आखिर क्या मकसद था, उसने भारत में आकर क्या क्या किया, भारत में आके किस किस जगह को जीता, कैसे जीता, किसके किसके साथ युद्ध किया। मगर आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्योंकि हर व्यक्ति का एक अंत होता है और अंत मोहम्मद बिन कासिम का कैसे हुआ ये जानना बेहद ज़रूरी है। और मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ किस तरह का अभियान चलाया तो ये भी जान लीजिए। तो इस बात को जानने से पहले आपको एक बात और बतानी है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतिहास की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और उसका इस भारत आने के पीछे सबसे बड़ा मकसद जो था वो केवल और केवल लूटपाट करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में आकर देवल पर विजय प्राप्त की, उसके बाद नेउन पर विजय प्राप्त की, फिर सहवान की विजय प्राप्त की, फिर शीशम के जाटों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद सबसे बड़ा युद्ध उसने लड़ा राजौर दुर्ग किले पर, जहां पर उसने राजा दाहिर को मारकर अपना झंडा बुलंद कर दिया। तो वहीं ब्राह्मणाबाद पर जाकर उसने सबसे बड़ी जीत हासिल की और इस जीत को हासिल करने के बाद उसने अपने मकसद को अंजाम देना पूरी तरीके से शुरू कर दिया। और बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी बात तो ये रही कि बड़ी मात्रा में लूटपाट करना शुरू किया। तो वहीं लोग त्राही त्राही करने लगे और इस लूटपाट के अंजाम में उसने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन भी कराना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको इसके आगे की कहानी बताएंगे। तो इसके आगे का जो युद्ध की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने आलोर की और अपनी शिरकत की और उसने अपना युद्ध अगला आलोर पर लड़ना शुरू कर दिया। तो आलोर के युद्ध की बात करें तो आलोर में जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो वहाँ के लोगों ने शुरुआत में तो उससे भीषण युद्ध करना शुरू कर दिया और ये युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता भी रहा। मगर ये युद्ध अपने अंजाम तक जब पहुंचता उससे पहले ही वहाँ के लोग पूरी तरीके से नर्वस हो गए और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ज़्यादातर राज्यों पर अब अपना कब्जा जमा लिया था और उसके बाद उसने अपने कार्यों को शुरू कर दिया। और मोहम्मद बिन कासिम केवल और केवल एक कार्य में लग गया कि उसने भारत के जीते हुए राज्यों से सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात और मूल्यवान चीज़ों को लूटना पाटना शुरू कर दिया। वहीं मोहम्मद बिन कासिम ने लूटपाट करने के दौरान अपने सबसे बड़े अभियान को, जो कि इस्लाम के नाम पर वह चला रहा था, उसे ज़ोरों शोरों से भी शुरू रखा। और इस दौरान बड़ी संख्या में, अब क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का पूरे सिंध पर कब्जा हो चुका था, ऐसे में अब उसके साथ एक विशाल सेना भी थी और बड़ी संख्या में इस्लाम कबूल करने वाले भी लोग। तो उनके दबाव में मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी संख्या में लोगों से जबरन इस्लाम कबूल कराने का दबाव बनाया और इस्लाम को कबूल ना करने वालों के ऊपर जजिया कर लगा दिया। तो आप अब सोच रहे होंगे कि ये जजिया कर क्या होता है। तो दोस्तों, जान लीजिए कि जजिया कर उस वक्त एक ऐसा कर था जो धर्म के आधार पर लगाया जाता था। तो दोस्तों, जान लीजिए कि इस जजिया कर में ऐसा क्या था। तो जजिया कर धर्म को देखकर इसको लागू किया जाता था। जो लोग इस्लाम को छोड़कर अन्य धर्मों, जैसे कि भारत का मुख्य जो धर्म था वो हिंदू धर्म था, उसके बाद बौद्ध धर्म था और जैन धर्म, इन सब धर्म के जो भी लोग हुआ करते थे उनसे जजिया कर जबरन वसूला जाने लगा। इस जजिया कर की बात करें तो इस जजिया कर में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस इस्लाम धर्म को कबूल ना करने वालों के खिलाफ महंगे सामानों को बेचा जाता था। तो वहीं उनके ऊपर एक प्रताड़ना भी की जाती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको कोई भी चीज़ लेने से पहले उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था।
इसी दौरान आपको बता दें कि इस जजिया कर से कुछ लोगों को बाहर भी रखा गया था, जैसे कि ब्राह्मणों को, बच्चों को, महिलाओं और दिव्यांगों को इस जजिया कर से उस वक्त दूर भी रखा गया था। वहीं मोहम्मद कासिम ने भूमि कर भी इस वक्त लगा दिया था ऐसे लोगों पर जो इस्लाम को नहीं कबूल कर रहे थे और वह जबरन मारपीट किए जाने के बाद भी किसी भी कीमत पर इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते थे। ऐसे लोगों पर मोहम्मद बिन कासिम ने जबरन भूमि कर भी लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि भूमि कर लगाने के बाद किसानों को और जो छोटे तबके के लोग थे उनको खाने पीने की भी समस्या खड़ी होने लगी, क्योंकि इतना उत्पादन हो नहीं पाता था कि जितना उन्हें कर देना पड़ता था। ऐसे में लोग इस दबाव में भी बड़ी संख्या में बाद में टूट गए और इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिंदुओं से जबरन पैसा वसूलना और धर्म परिवर्तन का अभियान को इतनी ज़ोरों से जारी किया कि लोग ना चाहते हुए भी इससे अपने आप को जोड़ने लगे। सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर के बेटे जयसिंह को हराकर मोहम्मद बिन कासिम ने उस पर कब्जा किया था, राजा जयसिंह को भी इतना प्रताड़ित किया गया कि अंत में राजा दाहिर के बेटे जयसिंह ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों, सिंधु पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम के पास एक बड़ी सेना तैयार हो चुकी थी और अब उसका विस्तार अब वह बहुत तेज़ी से पूरे भारतवर्ष में करना चाहता था। मगर सबसे बड़ी बात ये रही कि राजवंशीय राजपूतों ने मुग़लों को सिंधु के आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान गुजरात के गुर्जर और क्षत्रिय सहित दक्षिण भारत के चालुक्यों ने मुग़लों को बिल्कुल भी किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया और मुग़लों के ऊपर चारों तरफ से घेराबंदी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम सिंधु के आगे तो नहीं बढ़ सका, मगर जब उसका अभियान शुरू होने ही वाला था तो उस दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अपने जैसे ही विस्तार के लिए अन्य तरीके की योजनाओं को बनाना शुरू ही किया था कि अरब से मोहम्मद बिन कासिम के पास एक बहुत ही दुखद और उसके शरीर को चोट कर देने वाली एक खबर आई, जिसमें उसे बताया गया कि अरब के अल हजाज और खलीफा अल वलीद दोनों की ही मौत हो गई है। और इस मौत के सदमे से मोहम्मद बिन कासिम काफ़ी परेशान हो गया। उसी बीच आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम को भी ये पता लगा कि अल वलीद के छोटा भाई सुलेमान खलीफा बन गया है। दोस्तों, सुलेमान के खलीफा बनने के बाद ही एक बार फिर से मुग़ल सल्तनत में बदलाव देखने को मिलने लगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि जिस वक्त का ये सब कार्यकाल चल रहा था, उस समय के जो अरब के मुग़ल थे वो किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे और जैसे ही वह गद्दी पर बैठते थे तो वह सभी जगह पर अपने ही लोगों को स्थापित करना शुरू कर देते थे। ऐसे में जैसे ही सुलेमान को ये पता लगा कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम एक बड़ा अभियान चला रहा है, तो सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को तत्काल प्रभाव से अरब लौटने का फरमान जारी कर दिया। और अपना संदेश जैसे ही सुलेमान का मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को जितना भी सामान लूटा था और उसमें तब्दीली ना करते हुए और भी तेज़ी से लूटना शुरू कर दिया और भारत से अपने बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा अरब की तरफ शिरकत कर गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि जब भारत से मोहम्मद बिन कासिम अरब की तरफ जा रहा था तो उस दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने सुलेमान को एक भेंट देने के लिए राजा दाहिर की दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले गया। और जैसे ही वह अरब में पहुंचा तो सुलेमान के सामने पेश होते ही उसने अपनी पूरी दास्तां बताई और सुलेमान को बड़ी मात्रा में सोने चांदी और हीरे मोती के आभूषण दिए, जिसके बाद सुलेमान उससे काफ़ी प्रभावित हो गया। और मोहम्मद बिन कासिम एक काफ़ी चालाक सेनापति था, इसलिए वह जानता था कि किसको क्या चीज़ पसंद आएगी। इसको देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने सुलेमान को भारत के राजा दाहिर की दोनों बेटियों को सुलेमान को सौंप दिया। जैसे ही सुलेमान ने खूबसूरत दो लड़कियों को देखा तो वह
मोहम्मद बिन कासिम से काफ़ी प्रभावित हो गया और मोहम्मद बिन कासिम को इनाम देने की भी बात कर दी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है और मोहम्मद बिन कासिम का वो अंतिम समय अब अरब पहुंचते ही आ गया था जब उसे इस दुनिया से जाना था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि वो भारतीयों को काफ़ी कमज़ोर समझता था और उन्हें मुट्ठी में मसलने की सोच रखता था। उसकी यही सोच उस पर अब भारी पड़ने वाली थी। सुलेमान अरब का सबसे ताकतवर व्यक्ति था और वह अब राजा दाहिर की दोनों सुंदर बेटियों के साथ विवाह रचाना चाहता था। इस दौरान जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सौंपी गई राजा दाहिर की दोनों ही बेटियों से सुलेमान ने अपने विवाह और संबंध स्थापित करने के लिए बात की, उसी दौरान उन दोनों ने मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सुलेमान से ऐसी बात कर दी कि सुलेमान आग बबूला हो गया। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो इतिहास में चचनामा नाम की एक किताब में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के विषय में जानकारी दी गई है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अरब पहुंचने के बाद सुलेमान को भारी मात्रा में आभूषण भेंट करने के साथ साथ उसे राजा दाहिर की दोनों बेटियों को भी सौंप दिया था। जिसके बाद सुलेमान जब राजा दाहिर की दोनों बेटियों को, जो कि काफ़ी खूबसूरत थीं, उन्हें अपना बनाना चाहता था, तभी राजा दाहिर की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने का निर्णय ले लिया। सुलेमान के सामने राजा दाहिर की बेटियों ने उससे ये कहा कि जिसे वह अपना बनाना चाहता है उसका दूत यानी कि मोहम्मद बिन कासिम उन्हें अपना पहले ही बना चुका है और अपनी छोड़ी हुई चीज़ सुलेमान को सौंपना चाहता है। ऐसा सुनते ही सुलेमान पूरी तरीके से भड़क गया और उसने वहां से निकलते ही अपनी सेना को ये आदेश दे दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उसके साथ धोखा किया है और ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल की खाल में लपेटकर उसको सामने पेश करने का आदेश जारी कर दिया। ऐसा सुनते ही बड़ी मात्रा में सैनिक मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ने के लिए गए और उसके ऊपर जबरन हमला कर उसे बंधक बना लिया। जिसके बाद सुलेमान के सैनिकों ने मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल की खाल में लपेट लिया, उसे सुलेमान के पास ले आने लगे। इस दौरान बैल की खाल में इतनी गंध थी कि उसी खाल में लिपटा हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम महल में पेश होने वाला था, उससे पहले ही बैल की खाल की बदबू से उसका दम घुट गया और मोहम्मद बिन कासिम की दर्दनाक मौत हो गई। जब तक मोहम्मद बिन कासिम को दरबार में लाया जाता, सैनिकों ने उसकी मौत की सूचना सुलेमान को दे दी। सुलेमान को ये सूचना जैसे ही मिली तो वह काफ़ी खुश हो गया। वहीं मोहम्मद बिन कासिम की मौत की खबर जैसे ही राजा दाहिर की दोनों बेटियों को लगी तो वह खुशी से पागल हो गईं और झूम उठी। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये रही कि सुलेमान को जब ये बात पता लगी कि राजा दाहिर की बेटियों ने उससे झूठ बोलकर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा दी, तो सुलेमान को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि राजा दाहिर की दोनों बेटियों को सुलेमान ने जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि जिस तरह से मोहम्मद बिन कासिम जिस धरती के लिए लड़ा और जिन लोगों के लिए लड़ा, आखिर में उसकी मौत का कारण वही लोग बन के सामने आ गए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया है कि मुग़ल काल के लोग आखिर भारत क्यों आए। तो इसके पीछे एक बात तो साफ थी कि भारत को वह एक विकसित देश और विकासशील देश तो नहीं बनाना चाहते थे, मगर भारत में आकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देकर भारत पर इस्लाम का आधिपत्य जरूर जमाना चाहते थे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको मोहम्मद बिन कासिम की असलियत जानकर बेहद खुशी हुई होगी कि आखिर ये मुग़ल लुटेरा भारत को लूटने तो आया था, मगर भारत की ही दो बेटियों ने इसे इसके कर्मों का फल दे दिया और उसकी हत्या करा दी।
तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर इसी तरीके के भारत के इतिहास को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भारत पर हमला करने वाले आक्रांताओं के बारे में हमारी नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। जय हिंद, जय भारत।